सवाल आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम आपको गद्यखंड से चैप्टर 5 प्रेमचंद के पटे लेखक हैं हरिशंकर प्रसाद। इस लेसन की प्रश्नोत्तर का एक्सरसाइज के रूप में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिए कि प्रेमचंद कौन थे। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक महान लेखक थे। इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। इनका जीवन पूरा जीवन आर्थिक अभाव, गरीबी, कष्टों में, परेशानियों में, दुखों में व्यतीत हुआ। महान लेखक होने के बावजूद, प्रतिभाशाली गुणवान होने के बावजूद इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। बावजूद उसके इन्होंने कभी हार नहीं मानी, हताशा और निराश नहीं। तो इस लेसन में उनके जीवन से जुड़ा एक प्रसंग है जिसको लेखक हरिशंकर प्रसाद जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने विचारों को यहाँ व्यक्त किया है। आइए उस लेसन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करें, उसके बाद फिर प्रश्नोत्तर कार्य देखें और परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसका भी आपको नमूना बताएं। तो यहाँ लेखक हरिशंकर प्रसाद जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व पर, उनके गुणों पर, उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए हमारे समाज में फैली दिखावे की संस्कृति पर व्यंग किया है। लेखक प्रेमचंद और उनकी पत्नी का फोटो देखकर सोचता है कि यदि सिर पर टोपी, मोटी टोपी, कुर्ता और धोती तथा कैनवस के फटे जूते जिसमें से उनकी उंगलियां बाहर दिखाई दे रही हैं, फोटो खिंचाने की पोशाक है तो उनकी रोज पहनने की पोशाक कैसी है। प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो खिंचाते हैं और फोटो कैसी है उनकी फोटो देखिए। उनके सिर पर मोटी टोपी, कुर्ता पहने और धोती तथा कैनवस के फटे जूते जिसमें से एक उंगली बाहर निकली दिखाई दे रही है। फोटो खिंचाने की पोशाक ऐसी है तो रोज पहनने की पोशाक कैसी है। लेखक प्रेमचंद की पोशाक को देखकर कहता है कि अगर फोटो खिंचाने के लिए फटे जूते पहनने हैं तो इससे अच्छा तो यह होता कि फोटो ही ना खिंचाते। उनके जूते में एक छेद था, फिर भी फोटो खिंचाते समय उनके चेहरे पर विश्वास और बेपरवाही थी, परंतु उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी जिससे व्यंग छिपा हुआ था। लेखक के अनुसार प्रेमचंद फोटो खिंचाने का महत्व नहीं समझते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वे किसी से जूते मांग कर भी तो फोटो खिंचवा सकते थे। लोग मांगे के कोट से वर दिखाई देते हैं और मांगे की मोटर से बारात भी ले जाते हैं। प्रेमचंद जैसे कथा का युग प्रवर्तक उपन्यासकार को फोटो में फटे जूते पहने देखकर लेखक बहुत दुखी होता है। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद के समय में टोपी 8 आने में और जूते 5 रुपए में मिल जाते होंगे, परंतु फिर भी फोटो में फटा हुआ जूता पहन रखा है। लेखक अपने बारे में कहता है कि मेरा जूता भी फटा हुआ है, पर वह किसी को दिखाई नहीं देता। हम दिखावे के लिए जी रहे हैं और तुम दिखावा नहीं करते हो। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को भी मैं भली भांति समझता। देखिए बहुत बड़ा व्यंग है इसमें, दिखावे की संस्कृति। दिखावे में लोग क्या क्या करते हैं हमारे समाज में, इन सब बातों पर भी प्रकाश डाला गया है। तो सबसे पहले देखिए
एक पैराग्राफ आपको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। पढ़ने से ही आप पढ़ना सीखेंगे। तो कैसे पढ़ना चाहिए? मैं चेहरे के रक्त की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे, जितना तुम पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिखाई दे रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? क्या लज्जा, संकोच या छेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकते हैं? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तले में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास और व्यंग है। तो इस प्रकार आप लेसन को एक एक पैराग्राफ करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना है आप। और पढ़ते समय ध्यान देना है क्या लिखा है। एकाग्रता के साथ पढ़िए, दिल से पढ़िए, ध्यान देकर पढ़िए, क्योंकि बुक रीडिंग बहुत जरूरी है। बुक रीडिंग पर नंबर भी दिए जाते हैं। बुक रीडिंग से ही आप डिक्टेशन को बना सकते हैं। बुक रीडिंग से प्रश्नोत्तर काम कर सकते हैं। तो बुक रीडिंग जरूरी है, इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों में बुक रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ना और शुद्ध पढ़ना ये जरूरी है। ये अभ्यास से संभव है। तो आप हर दिन एक पैराग्राफ पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए और शुद्ध पढ़िए। और संभव हो तो कठिन शब्दों को साथ साथ लिखते चलिए। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, क्या शब्द है, क्या मात्रा है, क्या स्पेलिंग है, सबको ध्यान रख के पढ़िए। तो प्रश्नोत्तर कार्य में देखो, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कठिन शब्द। उस कठिन शब्द बता रहे हैं। कैनवास एक प्रकार का मोटा कपड़ा होता है जिससे जूता बनता है। बेतरतीब, बेढंगे ढंग से, दृष्टि यानी नजर। पुरखा मतलब पूर्वज। संकोच यानी सिकुड़ना। क्लिक, फोटो लिए जाने वाले की आवाज। विचित्र यानी अनोखा। आगरा यानी चोर। क्लेश, दुख। कुर्बान यानी मुग्ध होना। युग पर्वत, युग को आरंभ करने वाले। युग प्रेमचंद युग पर्वत, उन्होंने हिंदी साहित्य के एक नए युग की शुरुआत की थी। उनके लिखने का तरीका बहुत अलग प्रकार का था। वो जो लिखते थे आज तक किसी ने नहीं लिखा वैसा, इसलिए उनको युग प्रवर्तक कहा गया। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, बहुत सारी कहानियाँ लिखे, नाटक लिखे, लेख लिखे, और उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो हिंदी साहित्य का अनमोल रत्न है। उसको जरूर पढ़ना चाहिए। उनके विचार हमारे लिए मार्गदर्शक है। तो एक पैराग्राफ आता है, परीक्षा में एक पैराग्राफ आता है और उसके नीचे क, ख, ग, घ, अंग करके 5 प्रश्न रहते हैं। इसमें से सवाल कैसे कैसे सवाल आते हैं, एक नमूना हम आपको बता रहे हैं। कहानी तथा कहानीकार का नाम लिखिए। मैंने बार बार आपको कहा है तो आप हिंदी में जो जो लेसन है और जो जो उसके लेखक या कवि हैं उसका अभ्यास, लिखने का अभ्यास कीजिए। पहले पढ़िए फिर लिखिए। जैसे पाठ, प्रेमचंद के फटे जूते, ये पाठ का नाम है, इसको लिखिए। उसके बाजू में लिखिए इसके लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। ये 2 नंबर का सवाल परीक्षा में आता है। कहानी और कहानीकार का नाम लिखिए। तो आपको ऐसे कविता सेक्शन से भी देखना है, कविता का नाम क्या है, कवि का नाम क्या है। इसके अलावा आपको कृतिका को भी देखना है, उसका शीर्षक क्या है और उसका लेखक कौन है। तो गद्य खंड से भी पूरा पाठ और लेखक का नाम, पद्य खंड से कविता का नाम, कवि का नाम, और कृतिका से पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखते रहना है। रफ कॉपी में लिखते रहिए। तो
ये पहला सवाल प्राय आता है। दूसरा सवाल है, लेखक की नज़र किसके जूते पर अटक गई और क्यों? उत्तर होगा, लेखक की नज़र मुंशी प्रेमचंद के जूतों पर अटक गई। क्यों अटक गई? क्योंकि वे बेतरतीब से बंधे हुए थे। कैनवास के जूते ढंग से, उनका जो फीता था ढंग से नहीं बंधा था, उल्टा पुल्टा सा बंधा हुआ था वो, और उनके छेदों में पत्रियां निकल गई थी। कैनवास से जो जूते थे जिनमें पत्रियां लगी रहती हैं वो निकल गई थी, इसलिए वे जैसे तैसे बांध दिए गए थे। बाएं पैर का जूता उंगली की दिशा से फटा हुआ था। उनके बाएं पांव का जो जूता था वो उंगली की जगह से फटा हुआ था, जिसके कारण से एक उंगली उनकी साफ बाहर निकल आई थी और दिखाई दे रही थी। इस बदहाली के कारण लेखक की नज़र जूतों पर पड़ गई, अटक गई। तो प्रेमचंद महान लेखक और इतना गरीब कि उसके पास अच्छे जूते भी नहीं, कितना व्यंग है हमारे देश की व्यवस्था पर कि इतना महान व्यक्ति के पास पहनने के लिए एक अच्छा जूता भी नहीं। अच्छा, फटे जूते देखकर लेखक की सोच में पड़ गया। ये सवाल परीक्षा में जरूर आता है। तो फटे जूते देखकर लेखक सोच में पड़ गया। यह सोचने लगा कि अगर फोटो खिंचाते समय प्रेमचंद की यह दुर्दशा है, फोटो खिंचाते समय खास अवसर होता है ना फोटो खिंचाने का, जहाँ हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, अच्छे जूते, अच्छी घड़ी, अच्छा चश्मा, हर चीज़ अच्छा पहनते हैं, तब फोटो खिंचाते हैं। तो फोटो खिंचाते समय प्रेमचंद की यह दुर्दशा है, तो वास्तविक जीवन में उनका क्या हाल होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। वह मन ही मन ये विचार कर रहे थे कि प्रेमचंद का जीवन दोगला नहीं, जो वास्तव में उनका जीवन है वो बाहर से हमको दिखाई भी दे रहा है। मतलब उनके जीवन में कोई दिखावटीपन नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, ये वास्तविकता है जो फोटो के में दिखाई दे रहा है। ये उनके जीवन की वास्तविकता है और वो उस वास्तविकता को छिपाना भी नहीं चाहते हैं। ये बात है। तो इससे किसके किस गुण का उल्लेख हुआ? इस गद्यांश से प्रेमचंद की गरीबी, सहजता का उल्लेख हुआ। प्रेमचंद ने कभी अंदर बाहर से अंतर को नहीं जाना। वे जिस प्रकार का सरल जीवन जीते थे उसी प्रकार से वो दिखाई भी देते थे, दुनिया को भी वैसा दिखते थे। उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं था। घर में जैसे थे बाहर भी वैसे। पोशाकें बदलने के गुण से क्या तात्पर्य? पोशाकें बदलने का गुण असह्य है कि अवसर विशेष के अनुसार हम कपड़े बदलते रहते हैं। हमको किसी शादी में जाना है तो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमको घर में ही रहना है तो साधारण कपड़े पहनते हैं, हमको बाजार जाना है, स्कूल जाना है, कहीं शादी में जाना है तो हम दूसरे कपड़े पहनते हैं। मतलब अवसर के अनुसार हम कपड़े पहनते हैं। लेकिन प्रेमचंद ऐसे नहीं थे, वो हमेशा एक जैसे ही रहे। कौन फोटो का महत्व नहीं समझता? लेखक ऐसा क्यों कहा? प्रेमचंद फोटो के महत्व को नहीं समझते। लेखक ने प्रेमचंद का ही फोटो देखा था जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ थे, किंतु उनके जूते फटे हुए थे और बेतरतीब थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग फोटो के लिए क्या क्या करते हैं? फोटो खिंचाने के लिए लोग क्या करते हैं? लोग फोटो खिंचाने के लिए सुंदर कपड़े पहनते हैं। खुद के पास अच्छे कपड़े ना हो तो उधार मांग लेते हैं। वे उधार के जूते मांग लेते हैं, उधार का कोट मांग लेते हैं, उधार की बीवी भी मांग लेते हैं। कई लोग फोटो खिंचाने के लिए इत्र भी लगा लेते हैं ताकि फोटो में महक आए आदि हैं।
बहुत अच्छे तरह से अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, तब वो फोटो खिंचाने के लिए सामने आते हैं। हाँ, इसके अलावा देखो टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में 5 रुपए से कम क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई और एक जूते पर 2500 रुपये निछावर बिकी। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह डिबन्ना मुझे अपनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युद्ध प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब जो सवाल हम आपको बता रहे हैं ये एक पैराग्राफ था और उसके नीचे 5 सवाल हैं और ये जो सवाल हैं परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं या इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, आपको उसका उत्तर बताना है। यहाँ टोपी का क्या आशय है या क्या अर्थ है? यहाँ टोपी का आशय है सम्मानित व्यक्ति, ऊंचे। अच्छा, जूते का प्रतीकार्थ क्या है? यानी जूता किसका प्रतीक है? जूता का प्रतीकार्थक है नीच या तुच्छ, साधारण। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा। इसका क्या अर्थ है? जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। नीच और तुच्छ प्राणी अपने धन और छल बल से सदा गुणी लोगों से अधिक महत्व पाते हैं। इसका अर्थ ये नीच व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति अपने धन से, छल बल से गुणी व्यक्ति से अधिक सम्मान समाज में पाते हैं। अच्छा, प्रेमचंद के साथ क्या विडंबना रही? प्रेमचंद के साथ यह विडंबना रही कि वे जीवन भर हिंदी का महान लेखक, उपन्यास सम्राट माने जाते रहे, परंतु फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, कभी सुधरी नहीं। हमेशा आर्थिक परेशानी में रहे, पैसे की कमी उनको जीवन भर बनी रही। उनका जीवन गरीबी में बीता, बचपन गरीबी में, पालन पोषण गरीबी में, युवा अवस्था गरीबी, वृद्धावस्था भी और मौत भी गरीबी में। कभी उनकी आर्थिक से में सुधार नहीं। इसके आगे देखिए, इसी प्रकार के सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में अक्सर आते रहेंगे। तो किताब से, पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न उत्तर देखिए, कौन कौन से सवाल इम्पोर्टेंट हैं उसको हम बता रहे हैं आपको। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व में कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। तो उसका आंसर है, एक संघर्षशील लेखक के रूप में वो हमारे सामने आते हैं, एक अपराजय व्यक्तित्व को लेकर हमारे सामने आते हैं, कष्टकर, गरीबी और कष्टप्रद जीवन जीने वाले व्यक्ति के रूप में आते हैं, सहजता के रूप में आते हैं, मर्यादित जीवन, नियम और मर्यादा। प्रेमचंद ने अपने जीवन में अपने नियमों और सिद्धांतों का सदा पालन किया। वे कभी भी समझौता नहीं किया, कभी किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किए। हमेशा उन्होंने अपने जीवन में अपनी मर्यादाओं का पालन किया, अपने जीवन में अपने सिद्धांतों और नियमों का पालन किया। वे हमेशा नियम से चले, अर्थात लेखीय गरिमा को बनाए रखा। वे व्यक्ति के रूप में, लेखक के रूप में श्रेष्ठ आचरण, एक व्यक्ति के रूप में उनका जीवन श्रेष्ठ था, एक लेखक के रूप में भी उनका जीवन बहुत श्रेष्ठ था। सहज, सरल और सहज, सादगी भरा जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार उनका जीवन था। वे अंदर और बाहर एक जैसे थे और उनके पास एक जैसा ही पोशाकें वगैरह भी थी। पोशाकें बदलने का गुण उनके अंदर नहीं था। कष्टमय जीवन,
प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन आर्थिक का संकट में, परेशानी में, गरीबी में, संघर्ष में, कठिनाइयों में ही व्यतीत हुआ। सीधे सादा जीवन था उसका, सीधा सादा पहरावा था उनका। साधारण तरह व्यक्ति की तरह वो जीवन जीते थे रहे। जीवन भर कष्ट भोगा, बचपन से लेकर मृत्यु तक कष्ट और दुख ही उन्होंने भोगे हैं, लेकिन साहस के साथ उन्होंने अपनी परिस्थितियों का संघर्ष किया और सामना किया। तो ये सवाल परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के लिए। और देखिए और क्या क्या परीक्षा में आते हैं, हाँ इम्पोर्टेंट है, हम आपको बता रहे हैं। प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर प्रसाई जी ने जो व्यंग लिखा है उस पर अपने विचार लिखिए। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में किया गया है? देखिए, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में वर्णित टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों का प्रतीक है, समझा कर लिखिए। टीले जो शब्द हैं वे रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। जैसे बहती नदी में खड़ा कोई टीला सारे बहाव को रोक देता है, उसी प्रकार अनेक बुराइयां, कुरीतियां, भ्रष्टाचार जीवन की सहज गति को रोक देता है और बाधा खड़ी कर देता है। अतः पाठ में टीला शब्द प्रयोग शोषण का, अन्याय का, अत्याचार का, छुआछूत का, जातिपात का, महाजनी सभ्यता का, बुराइयों का प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। अच्छा, इसके अलावा देखिए प्रेमचंद की वेशभूषा के बारे में, रहन सहन के बारे में अपने विचार लिखें। प्रेमचंद सहज जीवन में भी विश्वास रखते थे, इस पर अपने विचार लिखें। लोग फोटो को अधिक सुंदर क्यों बनाना चाहते हैं, या फोटो खिंचाते समय लोग क्या क्या करते हैं। लेखक ने प्रेमचंद के फटे जूते लेखक ने प्रेमचंद के जूते फटे का कौन सा सांख्यिकी कारण बताया? लिखिए। अच्छा, प्रेमचंद का स्वभाव कैसा था? प्रेमचंद का स्वभाव सरल, सीधा और सहजता। वे बनावटीपन को, आडंबर को, दिखावे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वे अंदर से जैसे थे, बाहर भी वैसे दिखाई देते थे। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। गंदे से गंदा आदमी फोटो अच्छा खिंचवाता है, उसकी फोटो की सुंदरता को देखकर लगता है कि वो आदमी बहुत भला है, बहुत अच्छा है। ठोकर मारने एवं रास्ते में खड़े टीले से लेखक का क्या तात्पर्य है? ठोकर मारने का आशय है समस्याओं पर चोट मारना। रास्ते पर खड़े टीले का आशय है समाज के विकास में रुकावट करने वाली कुरीतियाँ। अच्छा, इसके अलावा देखिए प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर पर्दे के महत्व पर लेखक और प्रेमचंद की विचारधारा में क्या अंतर है, ये लिखिए। लेखक के अनुसार जीवन के लिए पर्दा जरूरी है। अपनी कमजोरियों को ढक कर रखना चाहिए, अपनी कमियों को ढक कर रखना चाहिए। प्रेमचंद कहते हैं कि जैसे हो वैसा ही देखो, जीवन में कोई पर्दा रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रेमचंद का विचार। पाठ के आधार पर बताइए भारत के महान लेखकों के नाम कैसे विडंबना रही। भारत के महान लेखक प्राय गरीब, दीनहीन, उपेक्षित और अभावग्रस्त ही रहे हैं। यानी हिंदुस्तान में जितने भी हिंदी साहित्य के महान कवि लेखक हुए हैं, उनका भीतरी जीवन प्राय गरीबी में बीता, दीनता में, उपेक्षा में और कष्टों में, समस्याओं में ही बीता है। तो इस प्रकार इस पाठ में प्रेमचंद के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को बताया गया, उठाया गया। इसके अलावा देखिए और हम आपको बता रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। प्रेमचंद फटे जूते भी शान से पहनते थे। क्यों? प्रेमचंद सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। वे इस बात की कोई परवाह नहीं करते थे कि लोग उनकी वेशभूषा के बारे में या उनके पहनावे के बारे में क्या सोचते हैं।
इसलिए वे फटे जूते पहनने में भी गर्व का अनुभव करते थे। इसके अलावा देखिए, लेखक ने प्रेमचंद को जनता का लेखक क्यों कहा है? लेखक ने प्रेमचंद को जनता का लेखक कहा है क्योंकि प्रेमचंद का पूरा साहित्य सामाजिक यथार्थ का चित्रण करता है। उन्होंने साधारण जनता के बारे में लिखा है अपने उपन्यासों में, कहानियों में, लेखों में। भारत के साधारण व्यक्ति का जो दर्द है, जो वास्तविक जीवन है, जो समस्या है, उसके बारे में लिखा है, इसलिए उनको जनता का लेखक माना गया है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद को फोटो खिंचाते वक्त मुस्कुराने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगा होगा। क्यों? प्रेमचंद कृत्रिम जीवन के आदी नहीं थे, इसलिए फोटो खिंचाते समय मुस्कुराना उनके स्वभाव के विपरीत था। जिसके जीवन में मुस्कान ना हो और उसको हम मुस्कुराने के लिए बाध्य करें, मजबूर करें, तो वो क्या स्वाभाविक हंसी या मुस्कान ला सकता है? नहीं। तो नेक्स्ट है, देखिए, लेखक के अनुसार प्रेमचंद के फटे जूते होने का क्या व्यंग है? लेखक कहता है प्रेमचंद के आजीवन सामाजिक बुराइयों को ठोकर मारी, जिस कारण उनके जूते फट गए। तात्पर्य यह है कि उन्होंने अपने साहित्य में धनवान और बुरे व्यक्तियों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। इस कारण उन्हें धन और मान सम्मान नहीं मिला और वे हमेशा गरीबी में जिए। इसलिए उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े और अच्छे जूते भी नहीं थे। प्रेमचंद की वेशभूषा और रहन सहन कैसा था? प्रेमचंद धोती कुर्ता पहनते थे और कैनवास के साधारण जूते पहनते थे। वे किसी प्रकार का दिखावा नहीं करते थे। उनका जीवन, रहन सहन, ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण व्यक्ति की तरह, एक साधारण व्यक्ति की तरह। गांव में, लम्ही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, तो ये साधारण ग्रामीण व्यक्ति की तरह ही जीवन भर जीते रहे। प्रेमचंद के लिए लेखक ने किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है? प्रेमचंद के लिए लेखक ने महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जनता के लेखक विशेषणों का उपयोग किया। अच्छा, इसके बाद देखिए, यहाँ टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में किया गया? इस पाठ में टीले शब्द का प्रयोग समाज में व्याप्त शोषण, अन्याय, अत्याचार, जाति प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयों के बारे में बताया गया है और उनसे संघर्ष और समस्याएं, उनसे संघर्ष करना और उनसे क्या मुसीबतें खड़ा होती हैं, क्या समस्याएं सामने आती हैं समाज में, इसके बारे में कहा गया है। तो जिस प्रकार टीला पानी के प्रभाव को रोक देता है, वैसे ही सामाजिक जो बुराइयां हैं, ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, अन्याय, अत्याचार, शोषण, छुआछूत, जाति प्रथा, जमींदारी, ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, ये समाज के विकास में बाधक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए, यहाँ पर दिया है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। इसका क्या अर्थ है? यहाँ जूता धनवान व्यक्तियों, धनवान लोगों का तथा टोपी साधारण लोगों का प्रतीक है। देखो, जूता धनवान लोगों का प्रतीक है और टोपी साधारण लोगों का प्रतीक है। गुणी व्यक्ति को अधिक मान सम्मान मिलना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। इसके विपरीत धनवान लोगों का आदर सम्मान होता है। अब तो धनवान लोगों की प्रतिष्ठा ज़्यादा बढ़ती जा रही है, गुणवान लोगों का कोई मान सम्मान समाज में नहीं होता है। ठीक है, आज इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।